हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की। और ये क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है, यानी कि पिछले वर्षों में जो आपके एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पेपर जो होता है वो 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो मैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको 2025 यानी पिछले साल का, फिर 2024 उससे पिछले साल का, फिर 2023 उससे पिछले साल का, इस तरीके से मैं आपको लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर करा दूंगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के। ठीक है, दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और जो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न जो है आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना, यहीं से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, यहीं से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। और देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर करा रहा हूँ। ये मैं आपको पिछले साल यानी जो 2024-25 का सेशन था, उसमें आपका जो एनुअल एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कि 11 मार्च 2025 को हुआ था, इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक बार देख लीजिए आप। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सारी की सारी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। ठीक है, ये देखो, सारे के सारे चैप्टर मैंने पहले से करा रखे हैं। अगर किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर की वीडियो को पहले देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे तरीके से देख के कर पाओगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने वर्ड में लिखना होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे। फिलहाल मैं क्या करूंगा, आपको सीधा क्वेश्चन पेपर जो है वो कराने वाला हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लास 11 ESP, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एकलव्या स्टडी पॉइंट के नाम से। कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, टाइम निकाल के आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चन पेपर पे। अब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में हम बात करेंगे सेक्शन ए, यानी कि आपका जो खंड का आता है उसमें क्या आता है, आपके MCQ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये दिल्ली के हैं। ठीक है, CBSE बोर्ड दिल्ली के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये इनके हैं, तो आप इसको जरूर देख के जाए। ठीक है, अगर आप किसी और बोर्ड के हो तो भी आप देख के जाओ, क्योंकि NCERT से ही है क्वेश्चन, आपके लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के किस भाग की खेती सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक उपज देने वाली थी। ऑप्शन में है पूर्वी भाग, और फिर दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी मेसोपोटामिया, स्टेपी प्रदेश, या पश्चिमी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, खा ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक लग रही है मुझे, बेबीलोन नगर में जिगुरात क्या था। तो जिगुरात क्या होता था, ऑप्शन में है एक टीला होता था, ठीक है, या फिर वो एक विशाल राजमहल होता था, वो सीढ़ीदार मीनार होती थी, या फिर वो कोई लाइब्रेरी यानी कि कोई पुस्तकालय था। अगर आपने चैप्टर की वीडियो डिटेल में देखी है, मैंने आपको वहां पे पिक्चर यानी फोटो दिखाई थी, ये क्या होती थी, ये एक सीढ़ीदार मीनार होती थी। ठीक है, क्या होती थी, सीढ़ीदार मीनार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सी ऑप्शन है यानी कि जो गा ऑप्शन है, आप गा लगाओगे। ठीक है, सी लगाओगे। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया आपसे कि दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया में संबंधित जो स्थल है इसको आपको पहचानना है। ठीक है, और सही विकल्प आपको बताना है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर हम सही आंसर को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें बताया गया कि इसका क्षेत्रफल जो है 850, ठीक है, 850 इतने हेक्टेयर से भी अधिक था। दूसरा क्या है, इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर भी थे, यानी इसका जो क्षेत्रफल था वो 850 हेक्टेयर से ज़्यादा था। बड़े बड़े यहाँ पे राजमहल होते थे, बड़े बड़े मंदिर होते थे, और इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। तो ये किसकी बात चल रही है, बहुत ध्यान से देखो, ऑप्शन में है उरुक, मारी और बेबीलोन। ठीक है, 4 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि बेबीलोन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही लगा दोगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर दे रखी है, एक फोटो दे रखी है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे थोड़ी ब्लर है इमेज, एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो और बताओ कि ये किस चीज़ का चित्र है, यानी कि चित्र को आपको पहचानना है और जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है बेनेडिक्टीन ऑबे, यानी फ्रांस का ये जो ऑबे है ये उसका चित्र है, या सॉल्सबरी कैथेड्रल इटली का है, या फिर फ्रांस का एक ऑबे है, ठीक है, या फिर सॉल्सबरी कैथेड्रल इंग्लैंड है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉल्सबरी कैथेड्रल, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये कैथेड्रल है लेकिन ये कैथेड्रल होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, कैथेड्रल इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो दृष्टिबाधित वाला है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फिर भी। जो फ्रांस में जो बड़े चर्च होते थे, जो बड़े बड़े चर्च होते थे फ्रांस में, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको भी कैथेड्रल कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे भी टाइपिंग की मिस्टेक है, कैथेड्रल यानी डी होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरिए, यानी कि जो रिक्त स्थान है इसको आपको भरना है। तो क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्त पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है। यानी रोमन साम्राज्य में कुछ लोगों को कंपलसरी था कि उनको सैन्य सेवा यानी सैनिक सेवा जरूर करनी ही करनी है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑप्शन में इसको दे रखा है नाइट, क्या इसको नाइट कहा जाएगा, नाइट तो एक योद्धा वर्ग था जो कि ये नहीं है बिल्कुल भी, प्रिंसिपेट ये भी नहीं होगा, सेनेट ये भी नहीं होगा, बलात् भर्ती ये होगा। क्यों, क्योंकि जबरन एक तरीके से मान लो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है सैन्य में सेवा करना, सेना में, लेकिन फिर भी उसको करना ही करना है तो इसको हम बलात् भर्ती मानेंगे, ठीक है। बलात् का मतलब होता है जबरन, यानी जबरन भर्ती। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन के बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलान करना है, सही मिलान पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रोम साम्राज्य के भाषा समूह के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए आपको सही विकल्प के बारे में पता करना है। तो देखिए ये क्षेत्र है और ये वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा समूह है। तो इस भाषा समूह के बारे में आपको पहचानना है। तो देखो वैसे तो इसमें आपको क्या ही पहचानना, अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधा सीधा आंसर दे रखा है, यानी मिस्र जो था, ठीक है, वो कॉप्टिक है, उत्तरी अफ्रीका में आपको प्यूनिक दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल पहले से ही मैच है, स्पेन में आपको केल्टिक दिखेगा, और रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लातिनी यानी लैटिन दिखेगा, ठीक है। तो ये पहले से ही मैच है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो खा हो जाएगा, यानी कि आप इसको बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट मान सकते हो। ये हिंदी में ले रखा है मैंने, इसको आप ए बी सी डी इस तरीके से देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दास समूहों के प्रयोग की निंदा करने वाले लेखक कौन है। दास समूह, ठीक है, दासों का जो समूह था उसका जो प्रयोग किया जाता था उसकी निंदा यानी कि आलोचना करी है। तो आलोचना किसने करी है, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे है हेरोडोटस, प्लिनी, ऑगस्टस, टिबेरियस, ठीक है। तो प्लिनी ने इसकी आलोचना करी थी, किसने आलोचना करी थी, प्लिनी ने आलोचना करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन जिसको हम ए बोल रहे हैं, दूसरा है कारण यानी कि जिसको हम आर बोल रहे हैं। तो हमको इसके हिसाब से इसको पहचानना है ऑप्शन को देखते हुए। तो सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं। तो कथन है कि निर्जातीय एवं भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ के रखा, क्योंकि जो भाषाई संबंध थे, निर्जातीय संबंध थे, इसके कारण जो मंगोल लोग थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है, उसने उसको जोड़ के रखा था, ठीक है, यहाँ पे सही लग रहा है। इसके बाद इसको पढ़ते हैं कारण को, आर्थिक संसाधनों ने कमी के कारण उनका समाज अनेक पितृवंशीय वंशों में विभाजित था, क्योंकि आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी थी इनके पास, बिल्कुल सही है, जिस कारण उनका समाज जो था कई वंशों में विभाजित था। तो ये भी ठीक है, यानी ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। एक बार ऑप्शन को देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा, ए और आर, ठीक है। ए और आर जो है दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कथन दोनों सही है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये भी ठीक है, और जो दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है वो भी ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे खा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यस। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मंगोलों के स्टेपी में नगरों का अभाव क्यों था। क्योंकि जो मंगोल थे, ठीक है, उनके जो स्टेपी क्षेत्र था, जो घास के मैदान थे जहाँ पे वो रहा करते थे, वहाँ पे नगर क्यों नहीं थे, आपने देखा होगा नगर नहीं थे, तो क्यों नहीं थे इसको समझते हैं। तो ऑप्शन में है उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था घनी आबादी के लिए आवास नहीं जुटा सकती थी। अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग कृषि करते थे, नहीं करते थे, तो आप इसको ऐसे ही काट दोगे, ठीक है। फिर क्या है कि स्वतंत्र प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें नगरों में रहना पसंद नहीं था, ये भी सही है,
क्योंकि इन्हें नगरों में रहना पसंद नहीं था। ये एक तरीके से खाना बदोश टाइप के थे, कभी यहाँ कभी वहाँ लूट मार भी किया करते थे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ये भी आपका पहला ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक ही लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा शिकारी संग्रहण पर आधारित थी। ठीक है, ये पशुपालन करते थे और शिकार करते थे, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब जो नगर का भाव था वो क्यों था, हम बता सकते हैं क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से देखो, मंगोल साम्राज्य, जो मंगोल साम्राज्य था वो दक्षिणी भाग में, ठीक है, यानी मंगोल साम्राज्य, मान लीजिए ये मंगोल साम्राज्य है, इसका जो नीचे का हिस्सा था, जो दक्षिणी भाग था, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल था? ऑप्शन देखिए, गोबी, सहारा, थार और कालाहारी। तो यहाँ पे गोबी मरुस्थल था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे, यानी का ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, यस ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की जनजाति फ्रैंक ने अपना नाम देकर, ठीक है, अपना नाम देकर गॉल को फ्रांस बना दिया था। यानी गॉल पहले नाम होता था, बाद में उस गॉल का नाम पड़ गया फ्रांस। वो किस जनजाति ने अपना नाम दिया था? तो जो जर्मन थे, ठीक है, जो जर्मन लोग थे, जर्मन एक जनजाति होती थी फ्रैंक, ठीक है, उसने अपना नाम दिया था। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोनेस्ट्री यानी कि जो मठ होता है, ठीक है, मठ, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये मोनोस से बना है। ठीक है, मोनेस्ट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सन्यासी वगैरह लोग रहा करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है समूह में रहने वाले लोग, यानी यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो समूह में रहते हैं, ऑप्शन। फिर या चर्च में निवास करने वाले लोग, या जो मठ के बाहर रहता हो वो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। ठीक है, तो देखो सन्यासी रहते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था जो सन्यास लेते हैं, ठीक है, वो मोनेस्ट्री वगैरह में रहते हैं। तो आप ये जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसको करेक्ट बताओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो व्यक्ति रहते थे जो अकेला रहता है, यानी जो सन्यास ले लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, क्रम के हिसाब से। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सब कुछ पहले से ही अरेंज है। अब देखो पेपर में हो सकता है बच्चा गलत कर दे, इसमें सब कुछ पहले यही घटना हुई थी। सबसे पहले नॉर्मन लोग जो थे, इनको एंग्लो जो सैक्सनी लोग थे, इनको हराकर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, पहले नंबर पे ये हुआ था। उसके बाद फ्रांस में जो बड़ी बड़ी चर्च बनने लगी थी, जिसको कैथीड्रल कहा जाता था, इसका निर्माण होने लगा था, और कैथीड्रल के आसपास बड़े बड़े नगर विकसित होने लगे थे। ठीक है, जिसको कैथीड्रल नगर के रूप में हम जानते थे। तो ये सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है, बिल्कुल जैसा दे रखा है वैसा। फिर ये, ठीक है, ये बीमारी आई ब्यूबोनिक प्लेग, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी, तो तीसरा हो जाएगा। चौथे नंबर पे लास्ट में होता है कृषक विद्रोह। ठीक है, कृषक विद्रोह सबसे लास्ट में होता है। तो 1 2 3 4, अब ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, गा 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? गा ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया आपके लिए, एक बार इसको देख लो। यहाँ पे टाइम भी डाल दिया है कि नॉर्मन विजय जो थी 1066 के आसपास की थी। फ्रांस में जो कैथीड्रल बन रहे थे ये 12वीं 13वीं शताब्दी में दिखेंगे, यानी सेकंड नंबर पे। फिर ये प्लेग जो था ये 1347-51 के आसपास की बात है, और ये जो विद्रोह हुआ था ये 1381 के आसपास की बात है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बाकी इसमें पहले से ही अरेंज है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी जो रोम साम्राज्य था वहाँ पे जो वास्तुकला थी, ठीक है, जो निर्माण कला थी, भवन निर्माण कला होती थी, उसमें जो शास्त्रीय वास्तुकला है उससे रिलेटेड कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो ऑप्शन में है, ये रोम के अवशेषों से प्रोत्साहित एक वास्तु शैली थी। इस शैली में पॉप और धनी व्यापारी अभिजात वर्ग के लोग इन्होंने अपने घर बनवाए थे। इन भवनों को लेखाचित्र, मूर्तियां तथा उभरे चित्रों से सुसज्जित किया जाता था, और इन वास्तु शैली के भवनों पर कर के रूप में राजाओं को अपार धनराशि प्राप्त हुई। देखो ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल गलत है। जो फोर्थ इसमें दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। पहला सही है कि रोम के अवशेषों से प्रोत्साहित होकर एक नई वास्तु शैली थी, ये बिल्कुल ठीक है। फिर क्या था, ये जो नई वास्तु शैली थी, जो पॉप थे या जो पैसे वाले व्यापारी लोग होते थे, या जो अभिजात वर्ग का मतलब जो समाज में पैसे वाले लोग हैं, जिनका दबदबा है, ऐसे लोगों ने इस नई शैली में अपने घर बनवाए थे। बिल्कुल ठीक है, अपने घर बनवाए थे। यहाँ पे लेखा चित्र, मूर्ति और उभरे हुए चित्र भी सुसज्जित किए गए थे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ठीक है। अब आप देखो पहला, दूसरा, तीसरा आपको कहाँ पे दिख रहा है?
यस, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15, मंटुआ। मंटुआ राज्य पर शासन, ठीक है, शासन करने वाली महिला कौन थी मंटुआ राज्य पे? ऑप्शन में है जैन ऑस्टिन और कसांदा फेदेले, ठीक है, इस इसाबेले दी इस्ते और लोरेंजो वल्ला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसाबेले द इस्ते। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है, जिस बच्चे ने चैप्टर की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा, पहले से ये सारी बातें बता रखी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेरिस, ठीक है, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस, ठीक है, साइंसेज यानी अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना जो है पेरिस में कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1662, 1670, 1682, ठीक है, या 1673। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1673 हो जाएगा, ठीक है, यानी 73। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे बताओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरिए। अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रंगीन सीपियों को आपस में जोड़कर डैश नामक बेल्ट बनाते थे, ठीक है। किस नाम की वो बेल्ट बनाया करते थे? डैश। तो यहाँ पे आएगा वैम्पुम, ठीक है, वैम्पुम नाम की वो बेल्ट बनाया करते थे। तो ए ऑप्शन यानी का ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के गोल्ड रश से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए, हजारों की संख्या में लोग अफ्रीका पहुंचे, पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। अब देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है कि गोल्ड रश, जब लोगों को पता लगा था कि अमेरिका में गोल्ड होने की संभावना है, यानी वहां पे सोना बहुत है, तो लोग क्या कर रहे थे? हजारों की संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन अफ्रीका नहीं पहुंच रहे थे, ठीक है। तो अफ्रीका, पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, ये ठीक है, ये ठीक है। रेल निर्माण के लिए अमेरिका के बाहर से मजदूर बुलाए गए थे, श्रमिक, ये भी ठीक है, बाहर से मजदूर आए थे। फिर सड़क रेलवे निर्माण के पीछे अमेरिका के मूल निवासियों के विकास का उद्देश्य था? नहीं, अमेरिका के मूल निवासियों का विकास का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो पहला और जो चौथा है ये गलत है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है। अब ऑप्शन में देखो, दूसरा और तीसरा आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 19। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा, ठीक है। अब ये जो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज में एक शब्द होता था, एक वर्ड होता था लोकल लैंग्वेज में, इसको कैनबरा बोला जाता था। तो कैनबरा से बना है कैनबरा, ठीक है, कैनबरा शब्द से क्या बना है? कैनबरा। तो इस कैनबरा का मीनिंग क्या होता था? तो इसका मीनिंग होता था, ऑप्शन में है मूल निवासी, सभा स्थल, समुद्र तट, ठीक है, तटीय, या ब्रिटिश निवासी। तो जो कैनबरा शब्द है इसका मतलब होता था सभा स्थल। किसको कहा जाता था? सभा स्थल को कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पे आपको प्रसिद्ध नेता की पहचान करनी है। तो वो कौन थे समझते हैं। एक गरीब परिवार से थे, आधुनिक चीन के संस्थापक इनको कहा जाता है, मिशनरी, जो क्रिश्चियनों के जो स्कूल होते हैं मिशनरी स्कूल, वहां से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। और इनका जो कार्य है 3 सिद्धांत, सन मिन चुई, इसके नाम से फेमस है। तो ये कौन थे? तो ये सन यात सेन थे, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी गा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से असत्य विकल्प चुनिए। जो मतलब गलत है आपको वो चुनना है। जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन 12वीं सदी में जापान की सत्ता शोगुनों के हाथ में थी। और कन्फ्यूशियस जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जापान की बुनियादी फसल चावल थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चुनना है? असत्य यानी गलत चुनना है। तो जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन था, ठीक है ये स्टेटमेंट। 12वीं सदी में जापान की सत्ता शोगुन के हाथ में थी, ये भी ठीक है, हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे चावल थी फसल, ठीक है, ये भी समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो बिल्कुल गलत है, वो ये है कन्फ्यूशियस जो है ये जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं है, ये बहुत फेमस दार्शनिक है, लेकिन ये जापान के ना होके कहाँ के हैं? ये चीन के दार्शनिक है, ठीक है। कन्फ्यूशियस जो है कहाँ के दार्शनिक है? आपको बोलोगे चीन के हैं, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है यानी गा ऑप्शन है, ये आपका क्या था? गलत था इसमें, ठीक है, आपको यही पहचानना था। अब यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है ये तो हो जाता है कंप्लीट। अब आता है आपका सेक्शन बी, यानी कि जो सेक्शन बी है, ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है और 18 नंबर का आपका सेक्शन बी बन जाता है। और देखो इसमें आपको चॉइस मिल रही है, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको चॉइस मिल रही है, आपको या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर ये करना है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था, ठीक है। इस तरीके का पेपर आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यस, क्वेश्चन आपके सामने है कि ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। आपको एक सही तर्क देना है कि आखिर आप ऐसा क्यों मानते हो कि भाई ये
कहीं ना कहीं शहरी जीवन के लिए क्या थे, खतरा थे। तो ये इसलिए थे क्योंकि जो खानाबदोश थे, ये जो गरड़िए थे, ये क्या करते थे, अपने भेड़ बकरियों को, अपने जानवरों को लेके जाते थे पानी पिलाने के लिए। अब पानी पिलाने के लिए क्या करते थे, ये जो खेत होते थे, खेतों से अपनी जो जानवर है उसको गुजार देते थे। अब मान लो किसी किसान ने बहुत मेहनत से खेती करी है, फसल उगाई है, और उस फसल के ऊपर से आप जानवर ले जाओगे तो वो तो उसकी फसल को रौंद देंगे, यानी उसकी फसल को खराब कर देंगे, ठीक है। तो इस कारण क्या हो जाती थी, किसान की मेहनत खराब हो जाती थी, उसकी फसल जो थी वो खराब हो जाती थी। ये जो खानाबदोश गडरिये थे, ये किसानों के गांव में आते थे और हमला भी कर देते थे, उनका जो भी जमा पूंजी है वो लूट लेते थे। अब देखो, ये तो खानाबदोश थे, परमानेंट कहीं पे टिक कर रहते नहीं है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो तो टिक कर एक जगह पे रह रहे हैं ना, एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे उनके खेत हैं, वहीं पे खेती करते हैं, स्थायी निवास है। अब उनको आके लूट लेते थे। फिर क्या करते थे, बस्तियों में रहने वाले लोग पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और इनके पशु नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे, ठीक है। तो बस्तियों में रहने वाले जो लोग थे, ये क्या करते थे, जो पशु चारक लोग हैं, इनका रास्ता रोका करते थे। तो आप इस तरीके से क्या कह सकते हो, आप ये बता सकते हो कि हाँ, बिल्कुल ये कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो शहरी जीवन है इसके लिए एक तरीके से खतरा थे, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाते थे। अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में था, अगर मान लो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है कि गिलगेमिस का महाकाव्य किस बात पर प्रकाश डालता है, और इसमें जो घटना है जिसका वर्णन किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था, यानी जो मेसोपोटामिया के लोग थे इनको अपने नगरों पे बहुत ज़्यादा गर्व था। इनका वर्णन जो है वो गिलगेमिस जो महाकाव्य है इसमें मिलता है, ठीक है। अब क्या था कि भाई ये जो काव्य है ये आपको 12 पट्टिकाओं पे लिखा हुआ मिलता है, 12 पट्टिकाओं पे, क्योंकि उस समय में जो लिखा जाता था वो पट्टिकाओं पे लिखा जाता था। आपने पढ़ा होगा गीली मिट्टी और वो उस पर नुकीली चीज़ से लिखा जाता था, ठीक है। फिर एनमर्क जो थे, एनमर्क के बाद जो गिलगेमस है, इन्होंने उरुक जो नगर है यहाँ पे शासन किया था, ठीक है। यानी एनमर्क पहले शासन थे, उसके बाद गिलगेमस जो थे इन्होंने शासन करा। फिर इनके साथ एक घटना हो जाती है। घटना क्या हो जाती है कि गिलगेमस जो थे, इनका एक मित्र था, उसकी डेथ हो जाती है, यानी गिलगेमस का जो दोस्त था उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ये निकल जाते हैं अमरत्व की खोज में, ठीक है। अमरत्व कैसे अमर हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की खोज में ये निकल लेते हैं वहाँ से। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो शहरी जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, शहरी लाइफ इनको बहुत पसंद थी। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद अपने काव्यों के जरिए उनको याद किया करते थे, ठीक है। कई बार क्या होता था, युद्ध होते थे, युद्ध में शहर वगैरह तबाह हो जाते थे, लेकिन फिर भी इनका जो काव्य है, इनका जो लिटरेचर है, जो इनका लिखा हुआ लिटरेचर मिलता है, उसके जरिए वो उसको याद में अपने रखते थे, स्मृति में अपनी रखते थे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, तो या फिर क्यों किया जाता था, ये भी आ जाता है पेपर में। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बदल देता हूं मैं, कैसे की जगह क्यों लिख दूं, तो क्या होगा, आपको आंसर बताना है क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था। तो देखो, ये इसलिए करते थे लेखन, इसलिए लिखते थे क्योंकि जब ये व्यापार करते थे तो उसका जो हिसाब किताब है उसको रखने के लिए, ठीक है, उसको स्थायी रूप से रखने के लिए करते थे। फिर मान लो किसी ने कोई ज़मीन खरीदी है, तो उसका जो ज़मीन खरीदते हैं, तो आज के समय में तो कागज़ मिलते हैं, उस समय में कागज़ तो नहीं होते थे, ठीक है। तो उस समय में क्या होता था, उसको भी लिखित रूप में ही ये रखा करते थे, तो इसलिए रखा करते थे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहली पट्टिकाएं मिली हैं वो 3200 BC यानी 3200 BC ईसा पूर्व के आसपास की हैं। ये क्यों लिखा करते थे, क्योंकि व्यापार करते थे, तो व्यापार का हिसाब किताब जो है उसके लिए इनको लिखना जरूरी था। वरना देखो, कोई आदमी व्यापार करता है तो वो भूल जाता है कि किसको क्या खरीदा, क्या बेचा, कब खरीदा, तो उसको लिख कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखते थे ये। फिर बैल, मछलियाँ, रोटी आदि लगभग 5000 ऐसी सूचियाँ मिली हैं जो लिखित रूप में मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आपस में अगर लेन देन करते थे तो उसका स्थायी हिसाब रखने के लिए भी ये लोग लिखा करते थे, और जब भूमि किसी को बेचा करते थे तो उसका हस्तांतरण जो होता है वो भी लिखित रूप में, ठीक है, मिल जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। इस कथन के बारे में आपको बताना है कि जो यूनान और रोम के रहने वाले लोग थे, इनकी जो धार्मिक संस्कृति है बहुदेववादी, यानी एक से अधिक ईश्वर, बहुदेव, ठीक है, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ये लोग जो थे ये अनेक पंथों
और उपासना में विश्वास करते थे। ठीक है, कई पंथों में बटे हुए थे, उपासना के इनके तरीके भी अलग थे। ये लोग जुपिटर को, जूनो को, मिनर्वा को, मार्स को, ठीक है, अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी किसी एक देवता की पूजा नहीं करते थे बल्कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, इस साम्राज्य में अगर हम देखें तो मंदिर आपको मिलेंगे, देवालय मिलेंगे, यहाँ पे मठ जो है वो आपको हजारों की संख्या में मिलते हैं। बहुत सारे मठ होते थे जहाँ सन्यासी वगैरह रहा करते थे। ये लोग बहुदेववादी थे, यानी एक से अधिक ईश्वर की पूजा किया करते थे, बहुत सारे पंथों को माना करते थे। इनकी उपासना पद्धतियाँ जो थी, ठीक है, उसी अलग अलग पंथों की उपासना जो पद्धति होती थी उस पर ये लोग विश्वास किया करते थे, अलग अलग पद्धतियों पे भी विश्वास किया करते थे। तो ये पेपर में आता है कई बार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में जो कैथीड्रल नगर हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, फ्रांस में क्या था, बड़ी बड़ी चर्च का निर्माण किया जाने लगा था। ठीक है, ये पक्की चर्च होती थी और काफ़ी समय लगता था, काफ़ी पैसा लगता था इसको बनवाने में। तो इस चर्च को क्या कहा जाता था, कैथीड्रल। ठीक है, यानी फ्रांस में बड़े बड़े चर्च का निर्माण किया जाता था जिनको कैथीड्रल कहा जाता था। फिर कैथीड्रल निर्माण में अमीर जो व्यापारी लोग होते थे ये क्या करते थे, उसमें अपना पैसा देते थे, योगदान करते थे। ये पत्थर से बनी हुई मजबूत और पक्की चर्च होती थी। कैथीड्रल जो है बाद में क्या बन गए, ये तीर्थ स्थल बन गए, यानी जो क्रिश्चियन लोग होते थे वो इन चर्च पे आया करते थे, उनके लिए ये पवित्र स्थान थे, तीर्थ स्थान थे। ठीक है, फिर आसपास जब यहाँ पे चर्च बनी तो आसपास बसावट होने लगी, इसके आसपास के क्षेत्र में खूब बसावट होने लगी और बाद में ये अपने आप में एक नगर बन गया जिसका नाम पड़ गया कैथीड्रल नगर। ठीक है, तो ऐसे नगरों को क्या कहा जाने लगा, कैथीड्रल नगर। फिर हमने चैप्टर में एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये जो चर्च होती थी इसमें रंग बिरंगे जो कांच होते थे, उसकी जो विंडोज़ होती थी, ठीक है, खिड़कियाँ होती थी रंग बिरंगे कांच की, ताकि सूर्य का जो प्रकाश आता था वो सीधा उससे आर पार होता था और रंगीन, ठीक है, कलरफुल रोशनी अंदर मिलती थी। और दिन में सूर्य की रोशनी से वो चमकता था, रात में यहाँ पे लोग मोमबत्तियाँ जलाते थे तो मोमबत्तियों से ये बिल्कुल चमक दमक यहाँ पे रहती थी। पादरी जो होते थे वो, ठीक है, पादरी जो होते थे यहाँ पे रहा करते थे, घंटियाँ बजाते थे, घंटी की आवाज़ सुनकर जो भिक्षु वगैरह हो जाते थे वो गायन किया करते थे। ठीक है, लोग जब टन टन की आवाज़ सुनते थे तो लोग समझ जाते थे कि भाई यहाँ पे जो भी इनकी पूजा पद्धति है वो चल रही है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे आया करते थे। तो आप ये पॉइंट बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के संदर्भ में फ्रंटियर का अभिप्राय क्या है। अमेरिका के संदर्भ में फ्रंटियर क्या है, मान लो ये बॉर्डर है, मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, ये जो है मान लो ये इसका बॉर्डर है, इसको फ्रंटियर कह दिया गया। अब ये जो ये मान लो ये स्थान है इसको फ्रंटियर कह दिया गया। ये खिसकता रहता था क्योंकि जैसे जैसे हमने पढ़ा था मूल निवासियों को पीछे की ओर धकेला जा रहा था, वैसे वैसे फ्रंटियर जो था ये खिसक रहा था। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रंटियर का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिम सरहद, ठीक है, जो पश्चिमी इसका सरहद थी, जो बॉर्डर था, इसको हम क्या बोलते थे, इसको फ्रंटियर कहते थे। ठीक है, जो कि खिसकती रहती थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उसमें जो पश्चिमी किधर होगा, इधर पश्चिमी होगा। ठीक है, मान लो ये मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, मान लो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा था, इसको पश्चिमी जो सरहद थी उसको फ्रंटियर कहा जाता था। ये हमेशा खिसकती रहती थी। जो मूल निवासी थे इनको बार बार पीछे हटना पड़ा क्योंकि आपको पता है मूल निवासियों की जमीन जो थी खरीद ली गई, इनको वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया, इनकी जमीन कई बार छीन ली गई। ठीक है, जमीनें कई बार युद्ध में जीत ली गई और जिसके कारण ये लोग पीछे की तरफ जाते गए, सरहद में और पीछे तक जाते गए। तो इसके कारण फ्रंटियर जो था इसको निर्धारित नहीं था। ठीक है, कोई फिक्स नहीं था। जैसे मान लो जहाँ पे ये रहते हैं ये फिक्स नहीं था क्योंकि आज यहाँ पे हो सकता है कल को इनको और पीछे जाना पड़े तो फ्रंटियर यहाँ आ जाएगा, फिर इनको हो सकता है और पीछे जाना पड़े, तो इस तरीके से। तो आप्रवासियों की बसावट से ये पीछे खिसकती रहती थी, इसी को हम फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजी पुनर्स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजी पुनर्स्थापना पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी जिन्हें जापान के तीव्र आधुनिकरण को संभव किया। यानी मेजी पुनर्स्थापना से पहले आपको वो घटना बतानी है जिसने जापान का जो आधुनिकरण है, जापान को जो मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन जो है उसको बहुत तेज कर दिया था। ठीक है, तो देखो किसानों ने क्या करा था, किसानों से हथियार ले लिए गए थे। अब किसानों को अधिकार नहीं था हथियार रखने का, उनसे हथियार ले लिए गए। फिर 1867 तक तोकुगावा जो परिवार था ये शोगुन के पद पे बना रहा। ठीक है, इनका शासन होता था। फिर दैम्यों और अपनी राजधानियों में रहे, दैम्य जो थे वो अपनी राजधानियों में रहे और इन्हें बहुत आज़ादी मिलने लगी थी। ठीक है, एदो जो थे वो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यहाँ पे शहर बन चुका था, नगर बन चुका था जापान के अंदर। सामुराई लोग जो थे वो तलवार रख सकते थे केवल, क्योंकि किसानों को अधिकार नहीं था अब तलवार रखने का, हथियार रखने का। ठीक है,
फिर उत्पादकता के आधार पर भी भूमि जो थी उसका वर्गीकरण किया गया, यानी कौन सी भूमि कितना उत्पादन करती है, ठीक है, जिस भूमि से ज़्यादा उत्पादन होता है उसको अलग कैटेगरी में कर दिया गया, यानी कैटेगराइज इसको कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सन यात सेन। सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग के अधीन देश की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विकास की समीक्षा आपको करनी है, यानी जो सन यात सेन थे जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो क्षेत्र है कुओमिंतांग, इसके अधीन देश की जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विकास है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, चियांग काई शेक जो थे और कुओमिंतांग के नए नेता बन चुके थे। फिर सैन्य अभियान के जरिए इन्होंने क्या करा, स्थानीय सत्ता पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। इन्होंने क्या करा, अपना सेना का अभियान करा, युद्ध करा, जीता और उस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल पा लिया, ठीक है। साम्यवादी जो लोग थे इनको ये पसंद नहीं करते थे कम्युनिस्टों को, तो इन्होंने साम्यवादियों को खत्म किया। कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत करी, क्योंकि जो कन्फ्यूशियस थे, ठीक है, इनको ये अच्छा मानते थे, तो कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है उसकी ये हिमायती थे, उसको सपोर्ट करते थे। राष्ट्र का सैन्यकरण करने का प्रयास करा इन्होंने, और महिलाओं को 4 सद्गुण सतीत्व रंग रूप वाणी काम इसके लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। महिलाओं को 4 उनके सद्गुण बताए, सतीत्व हो गया, रूप रंग हो गया, ठीक है, सज धज के रहना, फिर वाणी और काम, इसके लिए इन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। इसका विस्तार केवल शहर तक सीमित था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे परिवर्तन हुए। इसके अलावा देखो, अब बात करने वाले हैं सेक्शन सी की, यानी खंड ग, ठीक है, सेक्शन सी है ये। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 नंबर वाले होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है और 24 नंबर का सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी आपको 6 क्वेश्चन में से 3 करने होंगे। कहने का मतलब है आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक करना होगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा वाला ऑप्शन में कर सकते हो, ठीक है, ये फायदा है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जापान का विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में उत्थान होना यानी उभरना किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। इसी के ऑप्शन में है कि चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेकर वर्तमान तक ताइवान का जो घटनाक्रम है इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 की, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर अमेरिका ने 2 बम गिरा दिए थे, 2 परमाणु बम गिराए थे, एक हिरोशिमा में एक नागासाकी में, जिसके कारण जापान को बहुत बड़ी तबाही झेलनी पड़ी। लेकिन इतनी बड़ी तबाही झेलने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाने के बाद भी जापान कैसे इतनी तेजी से डेवलप हो गया, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक शक्ति के रूप में वो उसका उत्थान हो गया, ये हमको समझना है, ठीक है। तो आप इसको एक चमत्कार मान सकते हो। मैं इसको चमत्कार क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि जापान की इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी तरीके से वह हारा था, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में, लेकिन उसके बाद कुछ ही वर्षों के अंदर वो इतनी तेजी से डेवलप हो गया कि एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है, ठीक है। तो ये युद्धोत्तर चमत्कार है, यानी युद्ध के बाद का चमत्कार है कि जापान इतनी तेजी से बड़ी आर्थिक शक्ति बना। इन्होंने क्या करा, अपना जो संविधान था, संविधान में कुछ चेंजेस करे, संविधान को इन्होंने गणतांत्रिक रूप दिया, ठीक है, उसको गणतांत्रिक संविधान बनाया। और यहाँ पे जो जो ऐसे लोग थे जो बौद्धिक रूप से, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो समझदार लोग थे, वो भी क्या हुए, जनवादी आंदोलन में सक्रिय हो गए, ठीक है, जनता के आंदोलन में सक्रिय हो गए। सरकार जो थी, सरकार ने एक सबसे बेस्ट काम क्या करा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी यानी जो उद्योग थे और जो नौकरशाही थी यानी सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उसके बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम करा, ठीक है, यानी उद्योग और नौकरशाही के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम किया। फिर 1964 में टोक्यो की बात करें, जापान में एक जगह है जिसको टोक्यो कहा जाता है, तो टोक्यो में इन्होंने क्या कर दिया, पहला ओलंपिक खेल आयोजन करवा दिया। अब सोचो, इतना डेवलप था जापान उस समय में कि उसने अपने यहाँ पे पहला ओलंपिक खेल का आयोजन करवा दिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जापान की एक ट्रेन है जिसको शिंकानसेन कहा जाता है, ठीक है, ये जापानीज नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे नाम होते हैं ना, जैसे हम वंदे भारत बोलते हैं या अलग अलग ट्रेन होती है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही जापान में शिंकानसेन नाम की एक ट्रेन होती थी जिसको बुलेट ट्रेन कहा जाता था, ठीक है, यानी इन्होंने अपने यहाँ पे बुलेट ट्रेन का जाल बिछा दिया। और उस समय में, मैं बात कर रहा हूँ 1964 की, उस समय में 200 किलोमीटर की रफ्तार वाली रेलगाड़ी का निर्माण करा, जो कि एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था को दिखाता है, क्योंकि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था थी जापान की कि उसने पूरे अपने जापान में बुलेट ट्रेन का जाल बिछा दिया और 200 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर वाली स्पीड की एक ट्रेन चलाई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज के समय में तो जापान में कहते हैं कि 400-600 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन भी अवेलेबल है, ठीक है।
लेकिन उस समय में 200 की स्पीड वाली थी। फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी का विकास तो करा, लेकिन उसके साथ साथ सस्ते उत्पाद भी बाजार में उतार दिए, ठीक है, सस्ते प्रोडक्ट भी बाजार में ले आए। और यहाँ पे जो नए सरकारी जो कानून थे उसके कारण भी इनकी जो स्थिति थी वो पहले से बेहतर हो गई, क्योंकि सरकार के कानून जो थे वो अच्छे थे, जिसके कारण इनको फायदा हुआ। ठीक है, इसी समय में एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये लोग पर्यावरण की, जो पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसके प्रति भी सतर्क हो गए, ठीक है, जागरूक हो गए कि कैसे पर्यावरण से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो गए। ये तो हमारा एक क्वेश्चन। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन में ये भी है। प्रश्न है कि चीनी गणतंत्र की स्थापना से लेके वर्तमान समय तक ताइवान के घटनाक्रम की व्याख्या करनी है, ठीक है, यानी जो चीनी गणतंत्र है उसकी स्थापना जब हुई थी तब से लेकर आज तक अगर हम ताइवान की बात करते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए, चाइना में क्या होता था, एक व्यक्ति का शासन होता था, इसका नाम था चियांग काई शेक। क्या नाम था? चियांग काई शेक। आप इसको चियांग, शॉर्ट में चियांग बोल सकते हो, ठीक है, यानी चियांग का शासन था चीन में। अब भैया ये चियान कौन था? तो ये चियांग जो था एक चीनी सैनिक था और क्रांतिकारी नेता भी था वहां का, और एक राजनेता था, ठीक है। और 1928 से लेकर 1949 तक चाइना में जो सरकार थी उसमें ये हेड रहा था, यानी मेन व्यक्ति था। लेकिन क्या होता है, चाइना में एक क्रांति हो जाती है 1949 में, जिसको कहा जाता है चीनी क्रांति, ठीक है। अब चीनी क्रांति जो होती है वो माओ, एक लीडर थे माओ, इनके नेतृत्व में होती है। तो उस समय में क्या होता है, इसको वहां से भागना पड़ता है, तो चीन में साम्यवादी पार्टी आती है, ठीक है, उससे इसकी लड़ाई हो जाती है, यानी युद्ध हो जाता है। अब उसमें ये हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो ऐसे में क्या करता है, ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के चाइना से भग जाता है। कहाँ पे भग जाता है? ताइवान की तरफ भग जाता है, ठीक है। और ताइवान में जाके अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, यानी चाइना से निकाल दिया गया ये, और इसने कहाँ पे सरकार बना ली? ताइवान में। अब ताइवान क्या था? ताइवान जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अब समझिए, अगर हम बात करें पुराने समय की, थोड़ा पीछे जाते हैं, 1894-95 के आसपास जाते हैं, ठीक है। आप ये मान लो कि आप इतने पीछे चले जाओ, तो उस समय में क्या होता था, चीन जो था, चीन चीन पे जापान ने आक्रमण किया था, ठीक है, क्योंकि जापान बहुत ताकतवर होता था, तो वो चाइना पे आक्रमण करता था। तो जापान ने क्या करा, चीन पे आक्रमण करा, और और चीन जो था वो जापान से युद्ध हार गया, यानी जापान ने किसको हरा दिया? चीन को हरा दिया। और जापान ने चीन के कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, जिसमें से ताइवान भी था, यानी ताइवान भी चीन के हाथ से निकल गया। किसके पास चला गया? जापान के पास चला गया। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1945 में खत्म होता है, यानी 1939 से लेके 1945 तक जो ये द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो खत्म कब हुआ? 1945 में। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उस समय में जापान की स्थिति कमजोर हो गई। अब जापान खुद को नहीं बचा पाया, खुद युद्ध नहीं जीत पाया, उसकी स्थिति, कंडीशन बहुत खराब थी। तो ऐसे में जो ताइवान जो था ये वापस से चाइना को दे दिया जाता है, ठीक है, यानी एक एक संधि होती है जिसको कायरो घोषणा पत्र कहा जाता है, या पोर्ट्समैन उद्घोषणा, ये दो दो महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके तहत क्या होती है, चीन को वापस से संप्रभुत्ता मिल जाती है कि ले भाई ताइवान अब तुम्हारे पास है, अब उसको देखो, ठीक है। तो ये ताइवान चाइना के हाथ चला जाता है। फिर फरवरी 1947 में वहां पे ताइवान में बहुत प्रदर्शन होने लगते हैं। यहाँ पे जो कुओमिंतांग जो शहर है, यहाँ के जो नेता थे कुओमिंतांग के, यहाँ के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को की हत्या करवा देता है। कौन करवा देता है? चियांग करवा देता है, क्योंकि अब वहां पे चियांग आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1947 में जब प्रदर्शन हो रहे थे बार बार, तो यहाँ पे लोग उनके खिलाफ वैसे ही थे। ये वहां पे जाता है और उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी को मरवा देता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुओमिंतांग जो था यहाँ पे अपनी सरकार बना लेता है, उनको, वहाँ के जो पहले के लीडर थे उनको मार देता है और खुद की सरकार बना लेता है। यहाँ पे बोलने की आज़ादी छिन जाती है, ठीक है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। और सत्ता की जगह में स्थानीय लोगों को भी पूरी तरीके से निकाल देता है, यानी खुद के हाथ में सत्ता है, लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको सत्ता से बाहर निकाल देता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से उसने शासन करा, लेकिन उसका शासन दमनकारी था, बहुत बेकार शासन था, लोगों को आज़ादी नहीं थी, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट बहुत हुआ। जैसे कि यहाँ पे खेती की उत्पादकता बढ़ गई, अर्थव्यवस्था जो था उसको मॉडर्न कर दिया गया, ठीक है। उत्पादन के मामले में देखें 1973 में, तो जापान के बाद ताइवान जो था वो दूसरे स्थान पे था, ठीक है, चाइना का भी नाम नहीं है यहाँ पे 1973 में। जापान के बाद ताइवान, यानी ताइवान को इतना डेवलप कर दिया इसने। और अर्थव्यवस्था व्यापार पे आधारित थी, क्योंकि भाई पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार, ताइवान जो था दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में यहाँ पे अंतराल बढ़ रहा था, ये एक बुरा पॉइंट है कि अमीर जो थे वो बहुत अमीर हो गए थे, गरीब जो है वो बहुत गरीब हो गए थे, इनके बीच में खाई बन चुकी थी, ठीक है। फिर 1975 में क्या होता है, चियांग जो होता है इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो ये सैन्य कानून था, फौजी कानून था, इसको हटा दिया गया वहां से, और मतदान के जरिए जो लोकल जो लोग थे, ताइवानी लोग थे, इनको सत्ता में लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। देखो कितना बड़ा आंसर बताया है। आप इसमें से जो पॉइंट आपको सही लगता है आप उसको लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, चंगेज खान ने अपनी सेना को नया रूप किस प्रकार दिया, ठीक है।
और उसके द्वारा किए गए सैनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। तो चंगेज खान की सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। चंगेज खान महासंघ को जनजातीय समूह तक सीमित नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जो चंगेज खान ने महासंघ जो बना रखा था उसको केवल अपनी जनजाति तक सीमित नहीं रखना चाहता था। ठीक है, दशमलव प्रणाली का गठन हुआ, जो पुरानी सैन्य व्यवस्था थी उसको खत्म करा और नई सैन्य व्यवस्था लेकर आए, जिसमें 10 सैनिक होते थे, 100 सैनिक होते थे, 1000 होते थे और 10,000, यानी यूनिट होती थी। एक यूनिट है जो 10 सैनिक की है, एक यूनिट है जो 100 सैनिक की है, एक यूनिट है जिसमें 1000 सैनिक है, और एक सबसे बड़ी यूनिट जो है जिसमें 10,000 सैनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, इन्होंने पूरी की पूरी सेना की यूनिट बना दी, यानी इकाइयों में सेना को बांट दिया। फिर महासंघ से बाहर जाना, अगर मान लो कोई व्यक्ति महासंघ से बाहर जाएगा तो उसको बहुत कठोर दंड यानी सजा दी जाती थी। तुमन, तुमन क्या था, तुमन सैनिकों का समूह होता था, जो 10,000 सैनिकों का समूह होता था। सबसे बड़ी जो सेना होती थी इनकी 10,000 की होती थी, इसको तुमन कहा जाता था। ठीक है, अब तुमन में केवल अपने कबीले के लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि 10,000 थोड़ी हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, अलग अलग कबीलों के लोगों को भी इसमें तुमन की सेना में शामिल कर लिया। नई सैनिक टुकड़ी जो थी, जो नई सैनिक टुकड़ी बनाई थी चंगेज खान ने, अपने चारों बेटों को दे दिया, यानी उसके 4 बेटे थे, चारों बेटों को नई सैनिक टुकड़ी दे दी कि भाई अब तुम इसमें, ठीक है, अपने हिसाब से चलाओ। फिर इन्होंने क्या करा, इनके बेटों ने इन सैनिक टुकड़ियों के लिए कप्तान चुन लिया। अब कप्तान जो होता था उसको नोयान कहा जाता था। ठीक है, कप्तान क्या कहलाता था, नई जो सैनिक टुकड़ी थी उसका कप्तान क्या कहलाता था, नोयान कहलाता था। ठीक है, चंगेज खान का साथ देने वाले जो जो लोग चंगेज खान का साथ देते थे उसको आंडा कहा जाता था। आंडा जो है ये एक सम्मानित शब्द है, यानी सम्मान से कहा जाता था, इसको सगा भाई कहा जाता था। ठीक है, जो तंदुरुस्त व्यक्ति होते थे, जो उनकी कबीले में, उनके ग्रुप में तंदुरुस्त व्यक्ति होते थे, वो हथियारबंद होते थे, उनको ट्रेनिंग मिली होती थी। ठीक है, और सेना में उनको लिया जाता था। तुर्की मूल के जो यूगर मुस्लिम थे, ठीक है, ये उइगर जो समुदाय होता है, इन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको बताना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शन में, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसको कर सकते थे। ठीक है, ये 29 का बी मान लीजिए आप इसे। तो उलूस का संक्षिप्त परिचय बताना है। चंगेज खान की जब डेथ हो जाती है उसके बाद मंगोल साम्राज्य की स्थिति का विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, तो देखिए, नवविजित लोगों पर शासन करने का जो जिम्मेदारी थी, उत्तरदायित्व था, वो अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया था। किसने, चंगेज खान ने। चंगेज खान ने जो भी नए क्षेत्र जीते थे और उस पे शासन करने के लिए अपने बेटों को, अपने बच्चों को दे देता था। इस नए क्षेत्र को उलूस कहा जाता था। ठीक है, उलूस का मतलब क्या होता था, कोई निश्चित भूभाग नहीं। निश्चित भूभाग क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, चंगेज खान ने मान लो आज ये क्षेत्र जीत लिया, कल को उसने दूसरा क्षेत्र जीत लिया, तो उसका भूभाग निश्चित नहीं है ना, कल को वो और बड़ा हो जाएगा क्षेत्र। फिर उसने और बड़ा क्षेत्र जीत लिया तो वो और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा क्षेत्र जीत लिया तो और बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से। तो चंगेज खान जो है, उसने जो नए नए क्षेत्र जीते थे उसी को उलूस कहा जाता था। ठीक है, जिसपे उसने अपने लड़कों को दे दिया था शासन करने के लिए। फिर मंगोल साम्राज्य चंगेज खान के बाद, यानी जब चंगेज खान नहीं रहा उसके बाद क्या होता है, 1236-42 की अगर हम बात करें तो रूसी स्टेप क्षेत्र या बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पे इन्होंने सफलता पाई। फिर 1255 से 1300 ईस्वी तक पूरा का पूरा चीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पे विजय प्राप्त करी। वियना, पश्चिमी यूरोप, मिस्र, इसको इन्होंने जीत लिया। बाद में मिस्र में पराजय हो जाती है। ठीक है, इसके कारण जो तोलुई परिवार, इसका कारण क्या था, तोलुई परिवार जो था वो चीन के प्रति ज्यादा समर्पित था, उसके प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है, रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई, ये जो थे, ये आपस में झगड़ा कर रहे थे। इन झगड़ों से यूरोप की ओर इनका जो जोची वंश जो है इसका ध्यान हट गया। तो इस तरीके से उसके बाद इन्होंने क्या करा है, शासन चलाया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, यानी कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में है, लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, इसके प्रभाव बताने। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म, यानी इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी राष्ट्र थे ये मध्य युग के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे थे, इसीलिए इसको पुनर्जन्म का नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है, और इसको पुनर्जागरण कहा जाता है। तो पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी, अब के समय में लोग तर्क यानी लॉजिक पे बात करते थे, यानी कोई बात होगी तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते थे। दूसरा क्या है कि वाद विवाद तथा प्रयोग का महत्व बढ़ रहा था, डिबेट्स होती थी। ठीक है, फिर मानवतावाद के जरिए मानव जीवन का महत्व बढ़ रहा था। व्यक्तिवाद का जन्म भी इसी समय में आपको देखने को मिलेगा, व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। और जो ऐसे कलाकार थे जो बहुत अच्छी कृतियां बनाते थे तो उसमें सौंदर्य की उपासना की जाने लगी थी। नए नए जो विचार थे उसको सुना जाने लगा था। ठीक है, नए नए नगरों का विकास इस समय में हो रहा था, उदय हो रहा था। मानव का स्वतंत्र चिंतन की शुरुआत इसी समय में देखने को मिलती है। लोगों की सोचने की बिल्कुल आजादी हो चुकी थी। ठीक है, नए तरीके से सोच सकते थे, लॉजिक के साथ बात कर सकते थे। नई नई कला शैलियों का विकास भी इसी काल में हुआ, इसीलिए इसको पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण की विशेषता थी। अब इसी को मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसको कर सकते हो। इसको 30,
बी कह देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 15वीं-16वीं शताब्दी के जो धर्म सुधार आंदोलन थे, इसमें जो मार्टिन लूथर थे, इनका आपको बताना है। तो ये कि यंग लीडर था, भिक्षु था, ठीक है, मार्टिन लूथर। इसका क्या किरदार था ये समझते हैं। तो देखिए मार्टिन लूथर जो था जर्मनी में, इसने धर्म सुधार के आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने विरोध करा चर्च का, इन्होंने विरोध करा पादरी का, इन्होंने विरोध करा कैथोलिक का, इन्होंने पॉप का भी विरोध करा। क्यों? क्योंकि इनको लगता था ये सब लूट खसोट करने वाले व्यक्ति हैं, यानी ये सब लालची व्यक्ति हैं और ये ईश्वर के नाम पे यानी गॉड के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। तो मार्टिन लूथर जो था जर्मनी से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कर देता है और ये पोप और चर्च के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, ठीक है। कैथोलिक चर्च जो थी ये जनता का शोषण करती थी, ऐसा मानते थे ये कि चर्च जो होती है वो जनता का शोषण करती है, जनता को लालच जनता को कहीं ना कहीं लालच के कारण लूटने का काम करती है, ठीक है। चर्च के जो अधिकारी लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिल्कुल भ्रष्ट है, केवल जनता को लूटने के चक्कर में रहते हैं। चर्च के जो सार्वभौमिक निरंकुशता है इसको इन्होंने नकार दिया, क्योंकि चर्च जो थी उसकी निरंकुशता चलती थी, हर जगह बस अपना अपनी अपनी चलाते थे, तो ये होता था। ईसा तथा बाइबल को स्वीकारा इन्होंने, ईसा और बाइबल को स्वीकारा। पाप स्वीकारोक्ति प्रथा, ठीक है। अब यहाँ पाप स्वीकारोक्ति प्रथा जो है ये अनुचित और बेकार थी। कैसे? क्योंकि देखो इसमें क्या होता था, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था, यानी एक ये पादरी लोग जो थे एक डॉक्यूमेंट देते थे, कहते थे अब तुम्हें सारे पापों से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। तो ये जो थी इस प्रथा को इन्होंने सही नहीं माना। किसानों पे जो चर्च बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती थी इसको भी ये गलत मानते थे, और चर्च जो थी वो शासन में यानी राजकाज के काम में भी दखल अंदाजी करती थी, इसको भी ये गलत मानते थे। ईश्वर से इन्होंने बोला कि ईश्वर से अगर संपर्क करना है तो आपको किसी पादरी की जरूरत नहीं, आप सीधा ईश्वर से, ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो, कोई पादरी की आपको आवश्यकता है ही नहीं। और इसको प्रोटेस्टेंट सुधारवाद कहा जाता है, यानी कि जो यहाँ पे वेस्ट में आप यहाँ पे देखो ये जो धार्मिक सुधार की बातें चली थी तो इसको प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे अपना ये सेक्शन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, यानी सेक्शन जो डी होता है आपका, इसमें आपके 4+4+4 यानी 3 क्वेश्चन होंगे पैसेज वाले, 4-4 नंबर के होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं। दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनिस सेकेंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया, ठीक है। कत्ल के बाद पुराने रिवाज के अनुसार क्या जरूरी था कि एक छत के नीचे रहने वाले जितने भी दास होते थे उनको फांसी दे दी जाती थी, और इसमें बहुत से निर्दोष लोग जो थे, ठीक है, इनको बचाने के लिए भीड़ जो थी एक जगह इकट्ठा हो गई, दंगे शुरू हो गए, सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मान ली गई, लेकिन पत्थर और जलती हुई मशाले लेकर भीड़ जो थी वो आगे जा रही थी, ठीक है। और नीरो ने एक अभिलेख के द्वारा लोगों को फटकार लगाई, उसके सारे मार्गों पर सेना लगा दी, और जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया पूरा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। शहर का शासक कौन था, उसका कत्ल किसने करा? तो शासक जो था वो ल्यूसियस पेडिनस सेकेंड्स था। इसका जो कत्ल था वो एक दास ने करा था। अब किसी दास की शासक, मान लो कोई दास है, अगर वो शासक का कत्ल कर दे तो क्या पुरानी परंपरा थी? पुरानी परंपरा यह थी कि अगर किसी दास ने किसी शासक का कत्ल कर दिया तो एक छत के नीचे रहने वाले सारे दासों को मार दिया जाएगा, ठीक है। मान लो कोई घर है, वहां पे 4-5 दास रहते हैं, अब एक दास ने हत्या करी है, बाकी 4 निर्दोष है, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, लेकिन उनको भी फांसी दे दी जाती थी। ये पुरानी प्रथा थी। नीरो ने आदेश को कैसे लागू करवाया था? तो एक अभिलेख के द्वारा फटकार लगाई थी, और जो सेना थी, सेना को लगा दिया था कि जाओ दोषियों को लेके जाओ, उसको फांसी पे चढ़ाना है। और लोगों जो विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनसे बचाने के लिए उन्होंने अलग जगह पे उनको फांसी लगाने की बात कह दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको पैसेज वाला क्वेश्चन है। चर्च की खिड़कियों की क्या विशेषता थी? तो चर्च की जो खिड़की होती थी उसमें रंजित और सफायर कांच की खिड़कियां होती थी, यानी रंग बिरंगे कांचों की खिड़की होती थी जिसमें से सूर्य का प्रकाश आता था। अगला है कि सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की तनख्वाह कैसे देते थे? तो वेदिका से सिक्कों के रूप में देते थे, ठीक है। वेदिका से आप यहाँ पे देखोगे कि सरकारी प्रधान और शिल्पकार को जो नियुक्ति होती थी, उनकी जो तनख्वाह मिलती थी वो वेदिका के सिक्कों के रूप में मिलती थी, और ये लोग आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपको बताना था। इसके बाद चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने की पीछे क्या कारण था, यानी जो चर्च था उसका साइज बढ़ाना, यानी उसको बड़ा बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? क्योंकि यहाँ पे जगह की बहुत कमी थी, यानी जगह संकीर्ण थी, लोग ज्यादा आ जाते थे तो जगह की कमी पड़ जाती थी। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता था, इसलिए भी उसको और बड़ा बनाना था। दावत के दिनों में क्या हुआ था, दावत के दिनों में जगह की कमी महसूस हुई कि बहुत सारे लोग आते थे, जगह कम थी, इसलिए उनको ऐसा महसूस हुआ कि चर्च को और बड़ा और विस्तृत बना देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपके सामने एक पैसेज है और पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं।
तो पहला क्वेश्चन है कि चर्च की खिड़कियों की क्या विशेषता थी। तो हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया। चर्च की खिड़कियां जो होती थी वो जो अलग अलग कलर की जो कांच वगैरह होते थे उनसे बनाई होती थी, ठीक है। और वेदिका जो सरकारी प्रधान जो थे शिल्पकार होते थे, जो स्वर्णकार होते थे, इनको तनख्वाह कैसे मिलती थी? जो वेदिका होती थी उससे सिक्कों के रूप में मिलती थी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तनख्वाह जो होती थी वेदिका से सिक्कों के रूप में मिलती थी, और अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। ये आटा जो होता था भाई बंधु के जो सार्वजनिक भंडार होता था वहां से ये ले सकते थे, ठीक है। फिर लास्ट में है कि चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने के पीछे क्या कारण थे। क्योंकि देखो चर्च में ना एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जगह, यानी लोग ज्यादा आ जाते थे तो जगह की कमी थी, यानी जगह की संकीर्णता थी। इस कारण चर्च को और बड़ा बनाना पड़ा। फिर यहाँ पे अत्यधिक यंत्रणा और शोर, बहुत ज्यादा शोर हो जाता था तो इसलिए उसको चर्च को और बड़ा बनाना पड़ा। फिर दावत के दिनों में महसूस की गई कमी, ठीक है। दावत के दिनों में जगह की कमी भी बहुत महसूस होती थी, जिस कारण कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या होता था, इस कारण कहीं ना कहीं उसको और विस्तृत बनाने की डिमांड, मतलब कहीं ना कहीं कमी महसूस की गई थी कि काश चर्च बड़ी होती तो और अच्छे से यहाँ पे दावत या जो भी प्रोग्राम है वो हो पाता, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। इसके बाद फिर से एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी आपका पैसेज है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 4+4+4, यानी टोटल 3 क्वेश्चन होंगे आपके पैसेज, और तीनों में आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ये 1, 1, 2 यानी 4 नंबर का ये पैसेज हो गया। तो क्वेश्चन है कि इस उद्धरण का स्रोत बताइए। तो ये जो उद्धरण है, ये जो आपके सामने पैसेज है, कहाँ से लिया गया है? तो ये ली ब्राउन की वार्ता है जो 1986 की, वहां से लिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ली यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पहले से। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तर की पट्टी के अनुसार होपी क्या मानते थे? जो होपी थे वो ये मानते थे कि उनके पास आने वाले पहले भाई और बहन कछुओं के रूप में आएंगे, यानी उनके पास जो पहले भाई बहन आएंगे वो किस रूप में आएंगे? कछुए के रूप में आएंगे। फिर जो होपी लोग थे ये एक खास गांव में क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि ये मानते थे कि इनके जो भाई बहन हैं वो आने वाले हैं कछुओं के रूप में, ठीक है। इसलिए जब समय आया तो ये लोग क्या हो गए? एक जगह एक गाँव में इकट्ठा हो गए। ये था हमारा एक सेक्शन। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें आपका मैप होता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें मैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो PYQ हम कर रहे हैं इसमें आपकी मैप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि इटली का एक मानचित्र दिया हुआ है, उसमें आपको ये दिखाना है, जेनेवा दिखाना है, पादुआ दिखाना है, फ्लोरेंस और वेनिस दिखाना है, ठीक है। फिर इसी में आपसे पूछा हुआ है A और B करके एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को पहचानना है और उसके बारे में भी आपको बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये मैप है इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी इस मैप में आपको जेनेवा, पादुआ, फ्लोरेंस और वेनिस दिखाना है। फिर आपको इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो कौन से हैं? तो इसमें रोम और सिसिली है, ठीक है। जैसे ये जो पॉइंट है ये रोम है, और ये जो पॉइंट है यानी ये सिसिली है, ठीक है। अब मैं आपको इसको आंसर बताता हूँ, एक बार आंसर देखिए। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में से मैप लिया, एक बार आप बहुत ध्यान से देखो इसको। फिर मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया है, ठीक है। पादुआ यहाँ पे आएगा, यानी ये पादुआ पॉइंट है, ये वेनिस है, ये फ्लोरेंस है, ये जनेवा आ जाएगा, यहाँ पे रोम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सिसिली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पादुआ पहले है, ठीक है, फिर वेनिस है उसके नीचे, फिर इसके बाद आप और नीचे आओगे तो आपको फ्लोरेंस दिखेगा, यानी पादुआ, वेनिस, फ्लोरेंस। फिर इधर की तरफ जाते हो आप, ठीक है, तो आपको जेनेवा दिखेगा जैसे वहां पे दिख रहा है। और नीचे आते हो तो ये वाला पॉइंट आपसे पूछा हुआ था ना कि ये वाला पॉइंट बताइए, तो ये रोम हो जाएगा। और सबसे नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे सिसिली दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका सिसिली हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा हुआ था। तो यहाँ पे अपना ये जो पेपर है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको याद करके जाओ, पेपर में पूछा जा सकता है। तो दिनारियस एक सिक्का होता था जो शुद्ध चांदी का होता था। ये कितने ग्राम का होता था? तो ये 4.5 ग्राम का सिक्का होता था, ठीक है, 4.5 ग्राम का। फिर रोम साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जो कंटेनर होते थे उसको क्या कहा जाता था? उसको एम्फोरा कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव जो है यूरोप के किस देश में हुआ था? तो ये आपको इटली में देखने को मिलता है। फिर छापे खाने का निर्माण किसने किया था? ये गुटनबर्ग, ठीक है, पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करके जाना। दी मोशन, जो द मोशन नाम का जो ग्रंथ था, ठीक है, ये किसका है? इसके लेखक कौन है? तो ये गलेलियो का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना ये जो पेपर है ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। मैं ये आपके लिए लाया था पिछले साल का मॉर्निंग का पेपर। अब मैं आपको इसके बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको जल्दी से इवनिंग का पेपर भी करा दूंगा, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं मॉर्निंग का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इवनिंग का नहीं देखना, या मैं इवनिंग का स्टूडेंट हूँ मुझे मॉर्निंग का नहीं देखना। आपको पेपर दोनों देखने हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कोई भी रिपीट हो सकते हैं
आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें और फिर मैं आपको क्या करूँगा, आगे सारे के सारे पेपर करा दूंगा। यहाँ से आपके एमसीक्यू भी हो जाते हैं, पैसेज भी कवर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वाले भी कवर हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, आपका मैप भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट आपका रिवीजन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करनी है।